सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि आमरण अनशन से राजनीति की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट आज पूरे देश में ट्रेंड क्यों कर रहा है और अरविंद केजरीवाल जानबूझकर जेल में बीमार क्यों होना चाहते हैं। ईडी ने अदालत में यह आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन इसके बावजूद वो जेल में ऐसा खाना खा रहे हैं जिनसे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और इस आधार पर अरविंद केजरीवाल अदालत से मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल लेने की कोशिश कर सकते हैं। ईडी ने यह आरोप उस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान लगाया जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से हफ्ते में 3 दिन डॉक्टरों से वर्चुअल कंसल्टेशन की अनुमति मांगी थी। तो देखिए, केजरीवाल ने अदालत से कहा है कि उन्हें हफ्ते में 3 बार अपने डॉक्टरों से वर्चुअल कंसल्टेशन का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ईडी ने जब अदालत को यह बताया कि अरविंद केजरीवाल जेल में हर रोज सुबह नाश्ते में 4-4 अंडे खा रहे हैं, चीनी वाली चाय पी रहे हैं, दोपहर में चावल खाते हैं, आलू, आम, केले और रात में मिठाई, आलू पूरी और फ्रूट चाट खा रहे हैं, तो इस पर जज भी हैरान हो गए और स्थिति यह हो गई कि अरविंद केजरीवाल के वकील को अदालत से यह कहना पड़ा कि अभी वो इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं और बाद में दोबारा से एक नई अर्जी वो अदालत में दायर करेंगे। यानी अब केजरीवाल ने डॉक्टरों से हफ्ते में 3 दिन मिलने वाली याचिका को ही वापस ले लिया है, जैसे ही अदालत को पता चला कि वो जेल में बैठकर क्या क्या खा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी मीडिया में हेडलाइन बनाने के लिए सारे आरोप लगा रहा है, ऐसा केजरीवाल के वकील ने कहा है। लेकिन ईडी ने अदालत को अरविंद केजरीवाल का पूरा चार्ट दिखाकर इस मामले में एक नई बहस छेड़ दी और वो बहस ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल बेल लेने के लिए जानबूझकर जेल में खुद को बीमार करना चाहते हैं और क्या इसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनकी मदद कर रही है। आज मैं अरविंद केजरीवाल का पूरा डाइट चार्ट अपने साथ लेकर आया हूं और ये डाइट चार्ट मैं आपको पढ़कर भी बताऊंगा और इसमें सब कुछ लिखा है। 2 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच अरविंद केजरीवाल ने जेल में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या खाया वो सारी लिस्ट आज मेरे पास है और ये जेल में जो उन्होंने खाया है उनमें जेल में जो उनका डाइट चार्ट है ये वो कागज हैं जो अदालत में दिए गए हैं। इसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल हर रोज सुबह नाश्ते में अलग अलग दिन 4 अंडे, 2 केले, चीनी वाली चाय, मूंगफली, नमकीन भुजिया, फ्रूट चाट, एक बार में 5-5 इडली और उपमा खा रहे हैं और यह सिर्फ सुबह का नाश्ता है। और 11 अप्रैल को जब नवरात्रि का तीसरा दिन था उस दिन उन्होंने नाश्ते में 3 अंडे खाए, मिक्स फ्रूट्स और फिर चीनी वाली चाय भी उन्होंने पी। यह नाश्ते की बात है। इसके अलावा दोपहर को लंच में वो अलग अलग दिन चावल, राजमा, आलू गोभी की सब्जी, आलू बैंगन, आलू मटर की सब्जी, दाल, पालक, आम, केले और फ्रूट चाट खा रहे हैं। यह उनका लंच है। और डिनर में वो क्या खा रहे हैं देखिए, आलू पूरी, आलू की सब्जी, रोटी, चावल, अरबी की सब्जी, मिठाई, केले, आम, ढोकला और कभी कभी पनीर की सब्जी भी वो डिनर में खाते हैं। और ये सारी वो चीजें हैं, देखिए इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें टाइप 2 की डायबिटीज में जहर के समान माना जाता है। आप में से अगर किसी को भगवान ना करे टाइप 2 की डायबिटीज हो, लेकिन जो मरीज हमें देख रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि डॉक्टर कहते हैं कि ये जो खाना है जो अभी मैंने पढ़कर सुनाया ये असल में टाइप 2 डायबिटीज के मरीज के लिए जहर के समान है, इसे तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, खाने की बात तो दूर है। और यहां आपको यह बात जरूर पता होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल लंच और डिनर में जो खाना खा रहे हैं वो उनके घर से बनकर जेल पहुंचता है, क्योंकि अदालत ने उन्हें घर से बना हुआ खाना खाने की इजाजत दी थी। इसलिए सारा खाना उनके घर में पकता है और फिर यह खाना जेल में उनके लिए पहुंचाया जाता है। और इसलिए यहां यह सवाल भी खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सब कुछ जानते हुए भी खाने में इतनी सारी खतरनाक चीजें और मिठाई अरविंद केजरीवाल के लिए जेल में भेज क्यों रही है। कोई भी पत्नी जिसे यह पता होगा
कि उसके पति को टाइप 2 डायबिटीज है, वो अपने पति को यह खाना खाने ही नहीं देगी। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, उनका परिवार ये सारी चीजें अपने घर में बनाकर अरविंद केजरीवाल को भेज रहा है और वो खा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों को टाइप 2 की डायबिटीज है, उन्हें दिन भर में 800 से ज्यादा कैलोरीज का खाना नहीं खाना चाहिए। जबकि इस डाइट चार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अभी एक दिन में 1500 से ज्यादा कैलोरीज का खाना तो बहुत आसानी से खा रहे हैं। जितना उन्हें खाना चाहिए उससे डबल खा रहे हैं। उदाहरण के लिए 4 अंडों में 200 कैलोरीज होती हैं। मिठाई के 2 पीस भी अगर खा लिए तो कम से कम 250 कैलोरीज। एक आम भी अगर खाया तो 200 कैलोरीज से ज्यादा हो गई। 5 पूरियां अगर खा ली तो लगभग यही 500 कैलोरी की हो गई। एक कटोरी आलू की सब्जी में 100 कैलोरीज कम से कम, और सिर्फ 100 ग्राम ढोकले में ही 220 कैलोरीज होती है। यह हम आपको एक एस्टिमेट बता रहे हैं कि कम से कम इतना तो होगा ही। बड़ी बात यह है कि आलू में ग्लाइसेमिक लोड इतना ज्यादा होता है कि यह ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है, और इसीलिए डॉक्टर टाइप 2 की डायबिटीज में किसी को भी आलू ना खाने की सलाह देते हैं कि आलू तो बिल्कुल मत खाइएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल में आलू भी खा रहे हैं, वो मीठे से भी बिल्कुल परहेज नहीं कर रहे। और इस बात को आप तब और ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे जब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाऊंगा कि एक ही दिन अरविंद केजरीवाल ने सुबह से लेकर शाम तक क्या खाया। अब देखिए, जरा बड़ी स्क्रीन पर देखिए खाने का हिसाब किताब। देखिए, यह भी आज हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो भूख हड़ताल की वजह से आए थे। उन्होंने अनशन किया था, खाना पीना छोड़ दिया था, और आज हमें अरविंद केजरीवाल की हैवी डाइट पर यह डिस्कशन करना पड़ रहा है। तो देखिए, यह जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह 11 अप्रैल का डाइट चार्ट है। तिथि याद रखिएगा, 11 अप्रैल। वैसे तो इसमें हमारे पास 2 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का उनका पूरा डाइट चार्ट है मेरे पास, लेकिन एक दिन का मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है 11 अप्रैल। अब आप देखिए कि 11 अप्रैल की रात को जब अरविंद केजरीवाल ने 5 पूरियां और आलू की सब्जी खाई, तो इसके अगले दिन उनका ब्लड शुगर लेवल 280 तक पहुंच गया, जो 100 से 150 के बीच होना चाहिए था। देखिए, तो 11 अप्रैल को उन्होंने क्या क्या खाया है। ब्रेकफास्ट में खाए हैं 3 अंडे, मिक्स फ्रूट, चाय, काला नमक। लंच में क्या खाया है, पालक की सब्जी, घिया का कोफ्ता, 3 रोटियां, दही, मिक्स फ्रूट, चाय और सैलड। ये उन्होंने लंच में खाया है। और डिनर देखिए, आलू की सब्जियां खाई हैं, 5 पूरियां खाई हैं, फ्रूट खाया है और दही खाया है। और ये जो आप इसके पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये वो कागज है जो असल में मेरे हाथ में भी है, जिसमें हर दिन उन्होंने क्या क्या खाया है उसका पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और आपने देखा कि जिस दिन उन्होंने ये पूड़ियां खाई, उससे अगले दिन सुबह जब शुगर उनकी नापी गई तो 280 उनकी शुगर निकली। अब इसी तरह आप 12 अप्रैल का ये डाइट चार्ट देखिए, ये है 12 अप्रैल का। 12 अप्रैल को जब अरविंद केजरीवाल ने ये सारी चीजें खाई तो अगले दिन उनका ब्लड शुगर लेवल 212 तक पहुंच गया। क्या क्या खाया उन्होंने, देखिए 12 अप्रैल को मैं आपको दिखाता हूं। नाश्ते में उन्होंने 5 इडली खाई, नारियल की चटनी, चाय और फ्रूट्स, ये उनका नाश्ता है। लंच में क्या खाया, घिया चना की सब्जी, 3 रोटियां, आलू, बीन्स, 1 मिठाई, दही और सैलड, ये उन्होंने खाया है लंच में। फिर क्या खाया डिनर में, मटर की सब्जी, अरबी की सब्जी, दही, रोटी, सैलड और फ्रूट्स, ये उन्होंने रात में खाए हैं। अब जब उन्होंने ये खाया तो देखिए अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन उनका शुगर लेवल जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। अगले दिन 212 उनका शुगर लेवल पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने खाना ही ऐसा खाया जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ना ही था। इसके अलावा 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल का जो वजन था जब वो जेल में गए, वो 65 किलोग्राम था, और 8 अप्रैल को उनका वजन 66 किलोग्राम हो गया था, यानी 1 किलो बढ़ गया था। तो अब आप देखिए, 1 अप्रैल को है 65 किलोग्राम, 8 अप्रैल को है 66 किलोग्राम, और धीरे धीरे उनका वजन अब जेल में बढ़ता जा रहा है। और बढ़ेगा क्यों नहीं, अगर वो इतना हैवी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, नाश्ता इतना हैवी ले रहे हैं, लंच इतना हैवी ले रहे हैं, डिनर इतना हैवी ले रहे हैं,
उसमें वो सारी चीजें खा रहे हैं जो कि एक टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, तो फिर वजन तो बढ़ेगा ही, शुगर लेवल भी उनका बढ़ेगा। और अब आप अरविंद केजरीवाल का अलग अलग दिनों का ब्लड प्रेशर लेवल देखिए, जो 120/80 होना चाहिए और ये लगभग सभी दिनों में उसी के आसपास है। तो ब्लड प्रेशर अगर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल का, तो लगभग हर दिन उनका ब्लड प्रेशर लगभग नॉर्मल ही आ रहा है। बीच बीच में कुछ बढ़ा हुआ है, देखिए 136/72, 137/79, 132, 128, 132, 125, 120/75 यहां नॉर्मल है, फिर 137 हुआ, 120/70 यह भी नॉर्मल है, 123/81 नॉर्मल ही माना जाएगा, लेकिन यहां देखिए 104 बढ़ गया। उसके बाद 119/77 यहां नॉर्मल है, 122 और 118 यहां देखिए लगभग इसे भी हम नॉर्मली मानेंगे। तो ईडी का यह कहना है कि अगर ये सारी चीजें खाने से अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल हर रोज इसी तरीके से बढ़ता रहा, वजन भी ऐसे ही बढ़ता रहा और ब्लड प्रेशर भी अगर फ्लक्चुएट करता रहा, तो अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द बीमार हो सकते हैं और फिर बीमारी के आधार पर वो कोर्ट से मेडिकल बेल के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और वो इतना तो चाहेंगे ही, या तो मेडिकल बेल मिल जाए और या फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, क्योंकि अस्पताल भी जेल से तो बेहतर ही है। अस्पताल में वो अपने परिवार से भी मिल पाएंगे, बाकी लोगों से भी नियमित रूप से वो मिल पाएंगे और अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने में भी अस्पताल में ज्यादा आसानी होगी। और इसीलिए ईडी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल के डॉक्टरों को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे पूछा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को टाइप 2 की डायबिटीज में आलू पूरी, मिठाई, चीनी वाली चाय, ढोकला, केला और आम जैसे फल खाने चाहिए। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetic patient. I don't want to make any further comments. So, matter is pending before the court. Sir, whatever he is taking is as per the doctor's prescription. Otherwise, the matter is sub judice. We don't want. Sir, to ED's counsel was saying that he is having mango sweets and tea with sugar in the prison. Is that correct? Whatever he is having is as per the doctor's prescribed diet. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी जेल में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और केजरीवाल के खिलाफ एक साजिश की जा रही है और ये उन्हें जान से मारने की साजिश भी हो सकती है। लोग उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जब केजरीवाल का खाना कोर्ट के आदेश पर उनके घर से ही तैयार होकर आ रहा है, तो इसमें साजिश तो हो रही है, लेकिन यह साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल खुद ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। मैं ईडी से कहना चाहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि किसी भी डायबिटीज के डॉक्टर से जाके बात कर लीजिए। सारे सीरियस डायबिटीज के पेशेंट्स को इमरजेंसी के लिए अपने पास 2 चीजें रखने को हमेशा कहा जाता है। केला रखने को कहा जाता है और किसी प्रकार की टॉफी या चॉकलेट रखने को कहा जाता है। अरविंद केजरीवाल बहुत ही शातिर अपराधी की तरह सोचते हैं और उनको चूंकि राजमहल में रहने की आदत है, इसलिए वो जेल में भी बड़े ठाठ से रह रहे हैं। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए, ताकि जेल उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और वो इस तरह की कोई भी सहानुभूति लेने वाली कोई साजिश न कर सके। आज आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये वर्ष 2012 और 2013 की है, जब अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और दूसरे बड़े मुद्दों को लेकर 10 से ज्यादा दिनों का आमरण अनशन किया था और इस अनशन के दौरान उनका वजन बहुत कम हो गया था और वो काफी कमजोर भी दिखने लगे थे। ये देखिए, उनके अलग अलग जो उन्होंने अनशन किए हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये कितनी दिलचस्प बात है कि एक ऐसा नेता जो अनशन के साथ जिसने राजनीति में प्रवेश किया था, आज उसकी ये कहकर शिकायत हो रही है कि वो खाना ज्यादा खा रहे हैं।
लेकिन आज एक दशक के बाद अरविंद केजरीवाल की राजनीति इतनी बदल गई कि वो अनशन की वजह से नहीं बल्कि ज्यादा खाना खाने की वजह से खबरों में है। और अरविंद केजरीवाल शायद देश के पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने राजनीति में अपने फायदे के लिए खाने का इस तरह से इस्तेमाल किया है। यानी खाने का कानूनी इस्तेमाल भी हो सकता है और राजनीतिक इस्तेमाल भी हो सकता है, और खाना जेल में बैठे एक शस्त्र की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खाने को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खाना एक कानूनी हथियार भी बन सकता है। ये पूरे देश को अरविंद केजरीवाल ने पहली बार बताया है। बड़े बड़े जो वकील हैं आज उन्हें भी अरविंद केजरीवाल ने मात दे दी है अपने दिमाग से। वरना सोचिए, जेल में तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं, लेकिन उन्हें लेकर आपने उनकी गिरफ्तारी के बाद से ऐसी कोई खबर नहीं सुनी होगी जैसी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर हम सुन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच बड़ा अंतर देखिए। एक, हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया और यह जिद नहीं की कि वो जेल से ही अपनी सरकार चलाते रहेंगे। दूसरा यह कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद भी हर रोज खबरों में बने हुए हैं। हर रोज वो अपना एजेंडा जेल में बैठकर सेट कर रहे हैं, हर रोज हेडलाइन में बने हुए हैं, हर रोज वो विरोधी पक्ष यानी ईडी के वकीलों को परेशान कर रहे हैं, नए नए आइडियाज वो लेकर आते हैं। और इसी कड़ी में अब वो अपने खाने के लिए भी खबरों में है और हाई शुगर में वो मिठाई खा रहे हैं, और ये मिठाई और बाकी का खाना उनकी पत्नी खुद घर पर बनाकर उन्हें जेल भेज रही हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, राजनीति तो सब करते हैं, नेताओं के तो खून में ही राजनीति है, राजनीति करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीति अपनी जान को खतरे में डालकर नहीं करनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल का परिवार शायद उनके दबाव में अब अरविंद केजरीवाल के शरीर के साथ, उनकी स्वास्थ्य के साथ, उनकी सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं सिर्फ इस राजनीति के चक्कर में। तमिलनाडु के चुनावी स्टेडियम में लेकर चलेंगे जहां कल एनडीए और इंडिया गठबंधन का मुकाबला होने वाला है। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद तमिलनाडु भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 39 सीटें हैं और 39 सीटें कम नहीं होती। कल जिन 102 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें 39 सीटें अकेले तमिलनाडु से हैं। आप इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पहले चरण का राजनीतिक क्वेश्चन पेपर 102 नंबर का है, यानी कल जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो 102 नंबर का है। 102 नंबर इसलिए क्योंकि 102 सीट पर चुनाव हो रहा है। तो 102 नंबर का अगर ये क्वेश्चन पेपर है तो इसमें 39 नंबर का अकेला एक क्वेश्चन तमिलनाडु का है। यानी ये अकेला तमिलनाडु जो है ये 39 नंबर का क्वेश्चन है। कल जो वोटिंग होने वाली है उस क्वेश्चन पेपर में सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो सवाल है वो तमिलनाडु का है। और बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि इस क्वेश्चन में उसे पिछली बार एक भी नंबर नहीं मिला था और वो तमिलनाडु की परीक्षा में फेल हो गई थी क्योंकि उसके 0 नंबर आए थे पिछली बार। क्रिकेट की भाषा में कहें तो तमिलनाडु राजनीति का एक ऐसा स्टेडियम है जहां लोग सिर्फ अपनी क्षेत्रीय टीम को, अपने क्षेत्रीय खिलाड़ियों को ही खेलते हुए देखना चाहते हैं और वहां लोगों के लिए क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा सबसे ऊपर है, अपनी क्षेत्रीय अस्मिता और अपनी पहचान। और इसे लेकर तमिलनाडु के लोग बहुत संवेदनशील हैं, भावुक हैं, इमोशनल हैं और इस बात को आप आईपीएल के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आईपीएल में तमिलनाडु और चेन्नई के लोग अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर शायद सबसे ज्यादा इमोशनल हैं और कोई आईपीएल की टीम ऐसी नहीं है जिसे लेकर उस राज्य के लोग इतने ज्यादा इमोशनल हो। और इस टीम में भी महेंद्र सिंह धोनी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जबकि धोनी तमिलनाडु से नहीं बल्कि झारखंड से हैं। फिर भी तमिलनाडु के लोग, चेन्नई के लोग इन्हें इतना प्यार करते हैं। चेन्नई के लोग अपनी टीम को लेकर इतने संवेदनशील हैं कि वो महेंद्र सिंह धोनी को थाला कहते हैं। थाला का अर्थ होता है बॉस या लीडर और वो हमेशा धोनी को थाला कहकर बुलाते हैं। धोनी का इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान है वहां पर। और अभी तमिलनाडु में बीजेपी को भी महेंद्र सिंह धोनी जैसे थाला की तलाश है जो डीएमके की क्षेत्रीय राजनीति के स्टेडियम में बीजेपी टाइटंस की टीम को जीत दिला सके और तमिलनाडु के लोग भी उसे उतना ही प्यार और समर्थन दें जितना चेन्नई सुपर किंग्स में वो धोनी को देते हैं और धोनी को थाला मानते हैं, जबकि वो तमिलनाडु के नहीं झारखंड से हैं।
ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां लोगों ने बीजेपी के लिए दरवाजा तो क्या, एक खिड़की भी नहीं खोली है। और यही वजह है कि बीजेपी अभी तमिलनाडु में एंट्री करने के लिए ही बहुत संघर्ष कर रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार तमिलनाडु में बहुत मेहनत भी की है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए वही फॉर्मूला काम कर रहा है जो बाकी के देश में प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम करता है, और वो फॉर्मूला है मजबूत विपक्ष का ना होना। जैसे पूरे भारत में मोदी को सबसे ज्यादा फायदा इस बात का मिलता है कि विपक्ष बहुत कमजोर है, वही बात जो है वो तमिलनाडु में लागू होती है। वहां स्टालिन के सामने विपक्ष है ही नहीं। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होने से वहां विपक्ष अब ना के बराबर रह गया है। एआईएडीएमके तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, लेकिन इस समय यह पार्टी भी बड़ी कमजोर स्थिति में है और बीजेपी तमिलनाडु में अभी इतनी छोटी पार्टी है कि वो वहां डीएमके और कांग्रेस को सीधे चुनौती देने में सक्षम नहीं है। और मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी के लिए डीएमके को हराना उतना ही मुश्किल है जितना आईपीएल के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई के ही स्टेडियम में हराना मुश्किल है। और क्रिकेट में तो एक बार के लिए कुछ बड़ा उलटफेर हो भी सकता है। बड़ी बड़ी टीमें कभी कभार हार भी जाती हैं। भारत की टीम भी वर्ल्ड कप की फाइनल में हार गई थी, लेकिन इस समय तमिलनाडु की जैसी राजनीति है उसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर होना बहुत ही मुश्किल है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तमिलनाडु में बाकी देश के मुकाबले बीजेपी का संगठन काफी कमजोर है और के अन्नामलाई को छोड़कर बीजेपी के पास बड़े क्षेत्रीय और लोकल नेताओं की बेहद कमी है। जबकि तमिलनाडु की जनता ऐसी है कि वो चुनावी मुकाबले में अपने लोकल प्लेयर्स को ही देखना चाहती है, जिनके साथ वो एक रिश्ता बना के रख सके, जिनके साथ वो एसोसिएट करती है। और बीजेपी अभी बाहर से इंपोर्ट किए गए प्लेयर्स के जरिए ही तमिलनाडु का मैच खेल रही है और चुनाव प्रचार भी कर रही है। बीजेपी की जो टीम है वहां पर, उसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ दिया जाए तो बहुत कमजोर है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार एक बड़ा अंतर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा मेहनत तमिलनाडु में की है और उनकी सबसे ज्यादा रैलियां और रोड शो तमिलनाडु में हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की पारंपरिक पोशाक, जिसे हम वेष्टी कहते हैं, वेष्टी पहनकर वो बीजेपी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। इस बार जो उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया वो भी एक तमिल चैनल को ही दिया। और अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वेष्टी पहनने वाले प्रधानमंत्री मोदी को तमिलनाडु के लोग अपने में से एक मानेंगे या नहीं, और क्या जो प्यार तमिलनाडु के लोग धोनी को देते हैं, जब वो धोनी को थाला कहकर बुलाते हैं, क्या यही प्यार तमिलनाडु के लोग प्रधानमंत्री मोदी को भी देंगे? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वही प्यार और सम्मान पाएंगे जो महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में पाते हैं। और इसीलिए बीजेपी को वहां राजनीति के मैदान में एक धोनी की तलाश है, एक थाला की तलाश है। क्या प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के नए थाला बनेंगे या नहीं, कल इस बात पर मोहर लग जाएगी। मौजूदा समय में तमिलनाडु भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां क्षेत्रीय राजनीति की जड़ें सबसे ज्यादा मजबूत है। राष्ट्रीय पार्टी को तो वो घुसने ही नहीं दे रहे हैं। वर्ष 1969 में जब मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु हुआ, तब से आज तक तमिलनाडु में दो ही पार्टियों का शासन रहा है, जिनमें एक है डीएमके और दूसरी है एआईएडीएमके। डीएमके पार्टी सीएन अन्नादुरई ने वर्ष 1949 में बनाई थी, जिसके बाद करुणानिधि और अब उनके बेटे एमके स्टालिन इसे चला रहे हैं और वो एक के बाद एक मुख्यमंत्री बने। और एआईएडीएमके का गठन एमजी रामचंद्रन ने किया था, जो कि उस जमाने के बहुत मशहूर एक्टर थे और बाद में वो राजनीति में आए। और फिर उनके बाद जयललिता इस पार्टी की अध्यक्ष बनी। जयललिता भी बहुत लोकप्रिय रही और कई बार मुख्यमंत्री रही। ये वो दो पार्टियां हैं जिनकी क्षेत्रीय जड़ों को ना तो कांग्रेस हिला पाई और ना ही बीजेपी इसे टच कर पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन खुलकर सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने की बात कहते हैं। उनकी पार्टी के नेता हिंदू धर्म का अपमान लगातार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद डीएमके को तमिलनाडु में इससे कोई नुकसान नहीं होता। हम यहां उत्तर भारत में कितना भी डिबेट करते रहे, कितने भी उनकी आलोचना करते रहे, उन्हें नुकसान नहीं, फायदा ही होता है इससे। ये इसलिए भी हैरान करती है बात क्योंकि तमिलनाडु में 87.6% हिंदू है, 5.9% मुस्लिम और 6.1% ईसाई धर्म के लोग हैं।
यानी हिंदू बहुल होते हुए भी तमिलनाडु में सनातन धर्म का अपमान करने से डीएमके के वोट कम नहीं होते। और इसका कारण यह है कि तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के अलावा कुछ और नहीं चलता। वहां द्रविडियन राजनीति चलती है। द्रविडियन राजनीति उस द्रविड़ आंदोलन और विचारधारा का आधार है जिसकी शुरुआत ब्राह्मणवाद के खिलाफ हुई थी। इस आंदोलन में पिछड़े और निम्न जातियों के लोग द्रविड़ आंदोलन के जनक पेरियार के समर्थन में एकजुट हुए थे, जिन्होंने वर्ष 1944 में द्रविड़ कड़गम नाम से सामाजिक आंदोलन शुरू किया और इसी आंदोलन से तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति की जड़ें मजबूत होनी शुरू हुई और निम्न जातियों के साथ होने वाले भेदभाव, स्कूलों में हिंदी भाषा की अनिवार्यता और ब्राह्मणवाद के विरोध में मद्रास राज्य और दक्षिण के बाकी क्षेत्रों में जो ये क्षेत्रवाद है, जो अपनी पहचान को लेकर ये जो भावनाएं हैं, ये और मजबूत हुई। और यही कारण है कि ये जो राज्य है ये अपनी पहचान को लेकर बहुत ही संवेदनशील है, अपनी भाषा को लेकर, अपने पहनावे को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत संवेदनशील है और इन्हें बाहर के नेता नहीं चाहिए। इससे हिंदुओं की बड़ी आबादी आपस में बट गई और द्रविड़ आंदोलन से निकली इस राजनीतिक विचारधारा को नेताओं ने सनातन विरोध का आधार बना लिया। और इसीलिए आज जब उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हैं तो इससे तमिलनाडु के हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती। हैरान करने वाली बात है, क्योंकि तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति में ये हिंदू पहले द्रविड़ हैं और बाद में हिंदू हैं। ऐसा क्यों है? तमिलनाडु में पिछड़ी जाति के 45.5% लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग में 23.6%, दलित वर्ग में 23.7% और आदिवासी हैं 0.7%, जबकि सामान्य वर्ग के सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 3% लोग हैं सामान्य वर्ग के। तो ये आप देखिए उनकी जनसंख्या का ब्रेकअप, और इसी में सारे राज छिपे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि सामान्य वर्ग के 3% हिंदुओं को छोड़कर जो बाकी हिंदू हैं उन्हें ध्यान में रखकर तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति की जाती है और इसीलिए तमिलनाडु में क्षेत्रीय राजनीति इतनी ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस के पास वहां एक एडवांटेज यह है कि पेरियार भी एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे और इसीलिए तमिलनाडु के लोग कांग्रेस को क्षेत्रीय राजनीति से वहां अलग नहीं मानते। एक जमाने में कांग्रेस पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके से भी बड़ी पार्टी थी तमिलनाडु में और वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 39 में से 28 सीटें मिली थी। बाद में डीएमके और एआईएडीएमके की राजनीति में एंट्री होने से कांग्रेस कमजोर होती चली गई और वर्ष 1999 में उसे सिर्फ 2 सीट मिली, 2004 में 10, 2009 में 8, 2014 में 0 और 2019 में 8 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। और इस बार कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में तमिलनाडु की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये परफॉर्मेंस आप देख लीजिए कैसे ऊपर नीचे चल रहा है। बीजेपी की कोशिश ये है कि वो तमिलनाडु में अभी कांग्रेस पार्टी की अगर जगह ले ले तो यही बहुत बड़ी बात है और उसका लक्ष्य है कि तमिलनाडु में वो अपना वोट शेयर बढ़ाए और किसी तरीके से अपना खाता खोल ले। यानी 39 नंबर के इस क्वेश्चन में अगर उसे 1, 2, 3 नंबर भी मिल जाते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी। खास बात आपके लिए जानने की है कि आज की स्थिति में कांग्रेस जो है वो तमिलनाडु में बीजेपी से बड़ी पार्टी है। कांग्रेस तमिलनाडु में बीजेपी से ज्यादा मजबूत पार्टी है। बीजेपी को अगर वर्ष 1998 के चुनाव जितने वोट भी इस बार मिल गए तो बीजेपी तमिलनाडु की 3 से 5 सीटें जीत सकती है। 1998 में बीजेपी को जब तमिलनाडु में 6.8% वोट मिले थे तब पार्टी ने वहां 3 सीटें जीती और बीजेपी ने वो चुनाव जयललिता की एआईएडीएमके पार्टी के साथ लड़ा था। लेकिन अब इस बार यह गठबंधन टूट चुका है। वर्ष 1999 में जब उसे 11.1% वोट मिले तब बीजेपी ने 4 सीटें जीती और वो चुनाव बीजेपी ने करुणानिधि की डीएमके के साथ लड़ा था। तो खास बात देखिए क्या है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो डीएमके के साथ भी गठबंधन कर चुकी है और एआईएडीएमके के साथ भी कर चुकी है। कांग्रेस ने भी यही किया है। वर्ष 2004 से 2024 के बीच तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर लगातार गिरता चला गया। तो अभी बीजेपी पिछले करीब 20 साल से वहां बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है। 2004 में 5%, 2009 में 2.3%, 2014 में 5.5% और 2019 में तो सिर्फ 3.6% वोट बीजेपी को यहां मिले थे। 2019 में तो बहुत ही कम मिले थे, जबकि पिछली बार कांग्रेस को 12.6% वोट मिले थे।
यानी बीजेपी से कई गुना ज्यादा। पिछली बार बीजेपी का वोट शेयर इसलिए भी कम था क्योंकि उसने 39 में से सिर्फ 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी 23 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और अगर उसे तमिलनाडु में 4 से 5 सीटें जीतनी हैं तो उसे अपना वोट शेयर 10% के पार तो हर कीमत पर ले जाना ही पड़ेगा, वरना कोई चांस नहीं है। तमिलनाडु के बाद अब हम आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं, जहां कल लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। खास बात यह है, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं, कहने को तो छोटा राज्य है। पिछली बार इन दोनों सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि विधानसभा की वहां 60 सीटें हैं, जिनमें से 41 सीटें जीतकर बीजेपी ने वहां पूर्ण बहुमत की सरकार पिछली बार बनाई थी। और इस बार भी बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में बहुत मेहनत की है। तो ये जो विश्लेषण है खास तौर पर उत्तर पूर्व के लोगों के लिए है, अरुणाचल प्रदेश के हमारे दर्शकों के लिए है, ताकि वो ये ना समझे कि तमिलनाडु को तो हमने इतना महत्व दिया लेकिन अरुणाचल प्रदेश को हमने महत्व नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां सिर्फ 2 सीटें हैं। तो ये विश्लेषण आपके लिए। बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कांग्रेस पार्टी के एक भी बड़े स्टार प्रचारक ने अरुणाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार नहीं किया और राहुल गांधी भी अरुणाचल प्रदेश नहीं गए। यानी बीजेपी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने तो अरुणाचल प्रदेश को टच भी नहीं किया, जबकि बीजेपी की तरफ से पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और दिल्ली से किरण रिजिजू वहां बार बार जाते ही रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अलावा सिक्किम में भी कल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं और वहां लोकसभा और विधानसभा चुनावों की लड़ाई क्षेत्रीय दलों के बीच है। कल लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होगी और लक्षद्वीप तो आप जानते हैं हाल ही में बड़ी चर्चा में रहा था अपने टूरिज्म को लेकर, और लक्षद्वीप की वजह से मालदीव्स की छुट्टी हो गई। लक्षद्वीप की कुल आबादी लगभग 68,000 है, जिनमें 96% से ज्यादा मुस्लिम हैं और सिर्फ 2.8% हिंदू हैं। यानी हिंदू लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान वहां पर बहुसंख्यक हैं। और पिछली बार इस सीट पर शरद पवार की एनसीपी जीती थी, एक ही सीट है वहां पर। एनसीपी को 22,851 और कांग्रेस को 22,028 वोट मिले थे। देखिए कितना कड़ा मुकाबला था। और जानते हैं बीजेपी को कितने वोट मिले थे? बीजेपी को सिर्फ 125 वोट मिले थे, 125। बीजेपी भले ही यह कहती है कि उसने सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम किया है, लेकिन जिस लक्षद्वीप में 96% से ज्यादा मुस्लिम हैं, वहां उसे पिछली बार सिर्फ 125 वोट मिले थे। यह बात आपको और बीजेपी को याद रखनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो इलाके जहां पर मुस्लिम वोटर बहुसंख्यक हैं, जहां पर वो बड़ी संख्या में हैं और हिंदू वोटर अल्पसंख्यक हैं, वहां पर आज भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। चाहे बीजेपी कितनी भी योजनाएं लेकर आ जाए, कितना भी विकास कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि हमने सड़क बना दिया, उज्ज्वला योजना लेकर आ गए, प्रधानमंत्री आवास योजना, टॉयलेट और बहुत सारी जो योजनाएं उन्होंने की हैं, लेकिन तब भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। और हाल ही में मालदीव्स के साथ हुए विवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद लक्षद्वीप गए थे और उनके ये वीडियोस न सिर्फ भारत, पूरे दुनिया में ट्रेंड कर रहे थे। इसके बाद लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई थी और इसीलिए अब देखना यह है कि अब लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी के वहां जाने से, इतना अच्छा वीडियो बनाने के बाद, क्या लक्षद्वीप के लोग प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को वोट देंगे या नहीं, यह भी कल पता चलेगा। अब आप ये देखिए कि जब हमारे देश के विपक्षी दल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, तब चुनाव आयोग देश में वोटिंग कराने के लिए अपनी जान की बाजी कैसे लगा रहा है। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के सियांग की हैं, जहां चुनाव आयोग की टीम को अपनी जान जोखिम में डालकर पोलिंग बूथ तक मुश्किल रास्तों से पहाड़ों पर चढ़कर पहुंचना पड़ा। और यह खतरा इस टीम ने सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि चुनाव आयोग के लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता कि वो इन इलाकों में वोटिंग नहीं करवा पाया या नहीं करवाएगा, क्योंकि ये दुर्गम इलाके हैं और यहां पहुंचना मुश्किल है। पहाड़ की उस चोटी पर जहां ना सड़क है, ना जाने का कोई रास्ता है, वहां पर भी चुनाव आयोग के लोग जा रहे हैं ताकि अगर वहां एक नागरिक भी रहता है, एक वोटर भी है, तो उसका वोट भी पड़ना चाहिए। चुनाव आयोग के कर्मचारी इस जिम्मेदारी से बच नहीं रहे हैं और किसी पोलिंग बूथ पर
5 वोटर भी अगर हैं तो वहां भी मतदान केंद्र जरूर बनाया गया है। लेकिन सोचिए, जब चुनाव आयोग वोटिंग को लेकर इतनी मेहनत कर रहा है, तब हमारे देश में लोग वोटिंग को लेकर कितने उत्साहित हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोगों के लिए वोटिंग का मतलब होता है छुट्टी का दिन, और वो इस दिन घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। वोट देने के लिए भी नहीं जाते क्योंकि वो लाइन में नहीं लग सकते। बहुत सारे लोगों को गर्मी लगेगी क्योंकि इस बार गर्मी का मौसम है। लेकिन आज आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव आयोग के ये कर्मचारी इतनी मेहनत करके इतना दूर दुर्गम स्थानों पर पहुंच सकते हैं, तो क्या आप अपने घर के पास पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपनी एक वोट नहीं दे सकते? तो आप सबसे हम यही अपील करना चाहेंगे कि चुनाव आयोग अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो उनकी मेहनत पर पानी मत फेरिए और अपना वोट जरूर डालिए। ये आपका कर्तव्य है। भारत के लोकतंत्र के लिए अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम एक वोट तो जरूर डाल ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो सिस्टम है इसे अवैध घोषित कर दिया था, जिसके बाद से यह चुनावी मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा तरीका हो सकता है जिसके जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाए और इसमें पारदर्शिता भी बनी रहे। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चुनावी बॉन्ड्स अगर रद्द भी कर दिए तो अब हमारे पास दूसरा सिस्टम क्या है जिसके जरिए राजनीतिक पार्टियों को फंड मिलता रहे और साथ ही किसी राजनीतिक दल के साथ भेदभाव भी न हो। तो राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने एक नया सुझाव दिया है। उनका कहना है कि देश में एक नेशनल इलेक्शन फंड यानी राष्ट्रीय चुनाव कोष बनाया जाना चाहिए और चुनावी चंदा राजनीतिक दलों की बजाय इस इलेक्शन फंड में जमा कराया जाए और इस फंड में से ही राजनीतिक दलों को यह चंदा उनकी अलग अलग उनकी हैसियत के हिसाब से दिया जाए। तो एक अलग फंड बने, उस फंड में सारा चंदा जमा हो जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि इस फंड में से किस पार्टी को कितना चंदा दिया जाए और किस आधार पर दिया जाए। तो डॉक्टर कुरैशी ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60 करोड़ वोट पड़े थे और हर पार्टी को प्रति वोट अगर 100 रुपए दिए जाएं, यानी 60 करोड़ वोटों पर 100 रुपए प्रति वोट के हिसाब से हो गए 6000 करोड़ रुपए। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से एक राष्ट्रीय चुनाव कोष बनाया जाए तो उसमें फंड इकट्ठा होगा 6000 करोड़ रुपए और इस फंड में जिस पार्टी को जितने वोट मिले उसी अनुपात में उसे पैसा दे दिया जाए वोटों के हिसाब से, और एक वोट की कीमत है 100 रुपए। खास बात यह है कि इस फंड में चंदा देने वाले लोग किसी खास पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए इस फंड में चंदा देंगे और बिना भेदभाव के पार्टियों को चुनाव में उनके प्रदर्शन के हिसाब से, यानी चुनाव में जिस पार्टी को जितने वोट मिलेंगे उसके हिसाब से इस फंड में उसका शेयर होगा। तो बड़ी बात यह है कि अभी चुनावी बॉन्ड में तो जो लोग पैसा दे रहे हैं वो पैसा अलग अलग पार्टियों के नाम पर देते हैं कि मैं ये बीजेपी को दे रहा हूं, ये कांग्रेस को दे रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस को दे रहा हूं या और किसी पार्टी को दे रहा हूं। इस फंड में फर्क ये होगा कि ये किसी एक पार्टी को नहीं दिया जाएगा, इसमें राष्ट्रीय चुनाव कोष में ये पैसा दिया जाएगा और ये पैसा कहीं भी जा सकता है और जो देने वाला होगा वो बस इस कोष में अपना पैसा जमा कर देगा, उसे नहीं पता ये पैसा किस पार्टी को जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि ये पैसा आएगा कहां से, 6000 करोड़ कहां से आएगा। तो पहला तरीका यह है कि राष्ट्रीय चुनाव कोष में वही प्राइवेट कंपनियां पैसा देंगी जो चुनावी बॉन्ड खरीदकर पार्टियों को पैसा दे रही हैं। यानी जो लोग चुनावी बॉन्ड खरीद रहे हैं वो यहां भी अपना पैसा डाल देंगे। दूसरा तरीका है देश के बजट में भी इस राष्ट्रीय कोष का अलग से प्रावधान रखा जा सकता है, लेकिन इस पर देश का टैक्स पेयर सवाल उठा सकता है। भारत के लोग कह सकते हैं कि वो अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा इन राजनीतिक दलों को क्यों दें जब वो देना ही नहीं चाहते। तो तीसरा तरीका, प्राइवेट कंपनियां अपने CSR बजट के तहत भी इस कोष में दान दे सकती हैं और इस राष्ट्रीय कोष में पैसा देने वाले लोगों को और कंपनियों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने इस बारे में डॉक्टर SY कुरैशी से बात की और जो फॉर्मूला डॉक्टर कुरैशी आज दे रहे हैं आप सबको, हमारे नेताओं को भी, पार्टियों को भी ध्यान से सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर यह फॉर्मूला उन्हें सही लगता है तो क्या इस फॉर्मूले पर हमारे देश की सारी पार्टियां काम कर सकती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है वो रद्द कर दिया गया है तो उसकी जगह क्या हो सकता है। आपने एग्जाम्पल दिया कि अगर हर वोटर के वोट की कीमत 100 रुपए माने और उसके हिसाब से अगर पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग हो तो 6000 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा।
सबसे पहली बात तो सर, ये जो फंडिंग है ये होगी कहाँ से, कौन करेगा? 70% सारे डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज के कैश में आते थे। कैश में आने का मतलब है हमें उसकी सोर्स नहीं पता। वो ड्रग मनी हो सकती है, लैंड माफिया की मनी हो सकती है, वो फॉरेन मनी हो सकती है। तो हर किस्म की डर्टी मनी उसमें अगर आ रही हो तो वो तो अच्छी चीज नहीं है, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे। अब उसी सिचुएशन में दोबारा आ गए कि अब हम आगे क्या करें। तो उसमें मैंने एक सोल्यूशन एक जो ऑफर किया था, मैंने कहा कि देखिए फंड के बिना तो पॉलिटिकल पार्टी चलती नहीं, तो नेशनल इलेक्शन फंड बना दिया जाए। कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद कि डोनर को सीक्रेसी चाहिए, वो डरता है कि अगर एक पार्टी को दिया तो दूसरी पार्टी उसकी दुश्मन हो जाएगी। तो लेकिन नेशनल इलेक्शन फंड में कंट्रीब्यूट करने में तो किसी को कोई दुश्मनी नहीं, उसमें वो पैसे दें और इनकम टैक्स का रिलीफ 100% मिलता है, लोग खुशी खुशी उसमें पैसा दे देंगे। अब पहले तो ये कि इसमें पैसा कहां से आएगा, जो आपने पूछा, इसमें एक तो हो सकता है डायरेक्ट एक्सचेकर से बजट के जरिए दे दिया जाए। उस पर कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा मैं पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दूं? चलो नहीं देते। कॉर्पोरेट जो डोनेशन देते ही देते हैं वो डोनेशन जो है वो इसमें फंड में कर दें बगैर किसी खौफ और डर और खौफ के, उसमें देते हैं। तो which is the मेन सोर्स। उसके बदले उनको टैक्स रिलीफ मिलेगा, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही वो चैरिटी दे रहे हैं, उनको टैक्स का कंसेशन मिलेगा। तीसरे CSR के फंड भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो इस तरह से काफी पैसा हो जाएगा जो पॉलिटिकल पार्टीज में बांटा जा सकता है। आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रोसेस जिससे कि लोग एक्चुअली इस फंड में डाल सके? क्या चेक के थ्रू डालेंगे? और ये कैसे पता चलेगा कि मेरा पैसा कौन सी पार्टी को गया या मैं कौन सी पार्टी को देना चाहता हूँ? नेशनल इलेक्शन फंड की जो स्पिरिट है वो इस तरह है कि हम इंडियन डेमोक्रेसी को फंड कर रहे हैं, किसी पार्टी को नहीं कर रहे हैं। और पार्टीज को जो ये फंड जिस तरह भी फॉर्मूला बनाएगा उस फंड से हम बांट देंगे। मैंने जो फॉर्मूला सजेस्ट किया है कि उनके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको पैसा बांटा जाए। और एक रफ मिली जैसा जिसका आपने जिक्र किया कि 100 रुपए पर वोट के हिसाब से अगर हम दें तो पिछले इलेक्शन में 60 करोड़ वोट पड़े थे, तो 100 रुपए के हिसाब से 6000 करोड़ रुपए हमें अवेलेबल हो गए, हम बांट देंगे। क्या ये काफी होंगे? मेरा जवाब है काफी होंगे। किस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि सारी पार्टी जो 5 साल में चंदा इकट्ठा करती हैं हर तरीके से, डंडा चला के, टांग तोड़ के, हाथ मरोड़ के, 6000 करोड़ से कम होता है। तो ये सारी चीज की कोई जरूरत नहीं, हम डिग्निटी से कैश चेक के जरिए इनको इलेक्शन फंड से पैसा आ जाएगा। फिर आपने जैसे सवाल किया कि जो रूलिंग पार्टी है या ऑलरेडी स्टैब्लिश पार्टी है वो उसके बहुत सारे MPs हैं, MLAs हैं, उनको फायदा हो जाएगा। उसका एक बड़ी, हमारे पास तो एक बड़ी अच्छी मिसाल है इंडिया में। 10-12 साल पहले आम आदमी पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं था, और ये पहला ही इलेक्शन 70 में से 67 सीटें जीत के आए। पैसा धेला तो था नहीं इनके पास, सिर्फ लोगों में एंथुजियाज्म जनरेट किया। लेकिन और उसके बाद अगर हमारी ये स्कीम लागू होती तो सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलता? 100 रुपीज पर वोट के हिसाब से आम आदमी पार्टी को मिलता। स्पेसिफिकली फिर चेक के थ्रू जब फंडिंग जब अगर हो या कोई आदमी या कोई कॉर्पोरेट जाके अगर चेक के थ्रू पैसा देता है तो वो प्रोविजन भी होना चाहिए कि अगर आप पार्टी के नाम से देना चाहें तो आप दे दें। एग्जैक्टली, क्योंकि पार्टी के नाम पे न देने के लिए जो पूरे बॉन्ड वाले उसमें जो फिलॉसफी थी ना कि पार्टी के नाम से देने में लोग, डोनर डरता है क्योंकि उसको राइवल पार्टी उसको वो करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा डोनर है जो नहीं डरता, वो निडरता से कहता है कि मैं तो फला पार्टी को ही दूंगा, तो उसको जब वो डरता ही नहीं तो वो दे दे, खुलेआम चेक से दे दे, कोई हर्ज नहीं है। तो अब हम इस राष्ट्रीय चुनाव कोष की अगर तुलना चुनावी बॉन्ड से करते हैं तो 2018 से लेकर जनवरी 2024 तक चुनावी बॉन्ड्स के जरिए जो हजारों करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था, यह भी लगभग उतना ही हो सकता है। और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला अक्सर में वो पार्टियां थीं जो सरकारों में थी। इसका मतलब प्राइवेट कंपनियां उन सरकारों को चंदा दे रही हैं, उन पार्टियों को चंदा दे रही हैं जो सरकारों में है, ताकि वो अपना कोई ना कोई काम उनसे निकलवा सके। डॉक्टर कुरैशी का कहना है कि अगर ये फंड कम भी पड़ता है तो एक वोट की वैल्यू हम 100 रुपए की जगह 200 रुपए भी कर सकते हैं। अगर 200 रुपए करेंगे तो ये फंड सीधा 6000 से 12000 करोड़ हो जाएगा। और इस प्रकार इस फॉर्मूले से बड़े औद्योगिक घरानों और सरकारों के बीच मिलीभगत को खत्म किया जा सकता है कि भाई अगर आपको फंड देना है और आपको भारत के लोकतंत्र में इतना ही इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि चुनाव अच्छे से हो, तो आप ये क्यों चाहते हैं कि इस पार्टी को देना है या उस पार्टी को देना है? आप इस फंड में दे दीजिए। यह फॉर्मूला पहले से ही दुनिया भर में 70 से ज्यादा देशों में पहले से ही लागू है और भारत में भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। और इसमें एक ऑप्शन और भी है
कि अगर आप इस फंड में पैसा देते समय भी ये बताना चाहते हैं कि मैं इस अमुक पार्टी को मैं फंड देना चाहता हूं और मुझे मेरी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुलकर यह सार्वजनिक कर सकता हूं, तो वो ऑप्शन भी इस फंड में दिया जा सकता है। तो ये आपको आइडिया कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय भेज सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने घर में, परिवार में, और नेताओं को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। आपके छोटे बच्चों के लिए एक बहुत जरूरी खबर, ऐसे छोटे बच्चे लोगों को बहुत बड़े प्यारे लगते हैं जो थोड़े मोटे ताजे होते हैं, जो थोड़े हेल्दी होते हैं। जो बच्चा जितना मोटा ताजा होता है उसे हम उतना ही सेहतमंद और उसे उतना ही क्यूट समझते हैं, लेकिन क्या वो बच्चा वाकई में सेहतमंद है, या इसकी वजह बेबी मिल्क और बेबी फूड है जिसमें बड़ी मात्रा में शुगर मिलाया जाता है और कई बार उससे बच्चे का वजन बढ़ जाता है। सेरेलेक बेबी फूड बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले पर आरोप लगा है कि वो भारत में घर घर में बिकने वाले सेरेलेक बेबी फूड में जरूरत से ज्यादा चीनी मिलाकर बेच रही है। अब भारत सरकार नेस्ले के इस बेबी फूड प्रोडक्ट की जांच करेगी, इसकी जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि यह आपके बच्चे के लिए ठीक है भी या नहीं। खाने में मिलावट की निगरानी करने वाली स्विट्जरलैंड की एक संस्था पब्लिक आई ने कई विकासशील और गरीब देशों में नेस्ले के लगभग 150 बेबी फूड प्रोडक्ट्स की बेल्जियम में जांच करवाई और इनमें 6 महीने तक के बच्चे को दिया जाने वाला बेबी मिल्क और यह सेरेलेक बेबी फूड शामिल था, जिसे 6 महीने से 2 वर्ष तक के बच्चों को खिलाया जाता है। जांच में पता चला कि भारत में प्रति सर्विंग यानी एक बार में किसी बच्चे को खिलाए जाने वाले सेरेलेक में लगभग 3 ग्राम चीनी थी, 2.2 से 3 ग्राम के बीच चीनी थी। थाईलैंड में 6 ग्राम चीनी थी, इथियोपिया में 5.2 ग्राम, साउथ अफ्रीका में 4 ग्राम और ब्राजील में भी लगभग 3 ग्राम चीनी मिली। लेकिन यूरोप के देशों में यही कंपनी जब सेरेलेक बेचती है तो उसमें चीनी बिल्कुल नहीं होती। बेबी फूड में चीनी बिल्कुल नहीं मिलाई जा सकती क्योंकि चीनी बच्चों को अस्वस्थ बनाती है, इससे बच्चे मोटे हो जाते हैं और उन्हें कई तरह की बीमारियां हो सकती है और जब ये बच्चे बड़े होंगे तब भी उनकी सेहत जो है खराब हो सकती है, उन्हें स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। भारत में वर्ष 2030 तक 2.70 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार हो सकते हैं। तो आज बड़ी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो यही है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जब ये विदेशों में इसी सेरेलेक को बेचती हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सख्त कानून है, वहां पर आप बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो ये वहां बिना शुगर के बेचती हैं। लेकिन जब भारत जैसे देश में आती हैं तो खुलकर शुगर दे रहे हैं। आपको याद होगा बॉर्नवीटा पर भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी, बॉर्नवीटा अपने आप को हेल्थ ड्रिंक कहकर बेचता था, उसमें भी ज्यादा शुगर पाई गई थी। ये सारी कंपनियां असल में अपने प्रोडक्ट को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें ज्यादा शुगर मिलाती हैं ताकि आपके बच्चे को वो टेस्टी लगे, स्वादिष्ट लगे और आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे, ज्यादा से ज्यादा खाए। जितना आपका बच्चा खाएगा, जितना उसकी डिमांड करेगा, उतना ही ज्यादा उनका ये जो प्रोडक्ट है ये बाजार में बिकेगा। और इससे क्या होता है, माता पिता भी खुश। माता पिता इसलिए खुश क्योंकि उन्हें काम कुछ नहीं करना, सेरेलेक का छोटा सा ये पाउडर लेकर पानी में मिला लेना है और अपने बच्चे को दे देना है, जिसमें मेहनत बिल्कुल नहीं है, समय बचता है और विज्ञापनों में बताया जाता है कि इसमें उनके बच्चे के लिए बहुत भरपूर पोषक तत्व हैं। और बाद में जब जांच की जाती है तो पता चलता है इसमें पोषक तत्व नहीं है, ये तो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान कर रहा है। इसलिए आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि जब सेरेलेक नहीं आया था बाजार में तब भी तो हमारे देश के बच्चों को हमारे देश के माँ बाप कुछ ना कुछ अच्छा खिलाते थे, लेकिन वो घर में बना हुआ खाना हुआ करता था और माँ बाप बड़ी शिद्दत के साथ समय लगाकर अपने बच्चे को खिलाया करते थे। इसलिए विज्ञापन पर ना जाए। ये बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन में तो जो चाहे कह सकती हैं, लेकिन असल में ये चीनी के अलावा और कुछ नहीं। और जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा।